हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग आगे जहाँ तक थे उसके आगे हम लोग प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। 107 तक हमारे प्रश्न हो गए थे। तो अब इसके आगे जो प्रश्न है, जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, उस शोध विधि को कहते हैं। तो प्रश्न को देखें आप। जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित मतलब जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति होने के बारे में अंकित की जाती है। उस क्या चीज़ जो वो जानकारी है वो उपस्थित है या अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है, तो उस शोध विधि को हम क्या कहते हैं? उस शोध विधि को जांच सूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार या सर्वेक्षण, तो उसको हम क्या कहते हैं? जांच सूची कहते हैं। इसके द्वारा अनुपस्थित लाभ, हानि, सफलता, विफलता, निरंतरता, पूर्णता की जानकारी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? किसने कहा है ये? सिमेल ने, वेबर ने, गिडिंग्स ने या दुर्खीम ने? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। किसने कहा है? यह दुर्खीम महोदय ने कहा है। अगला है जो यहाँ पर जो समाज शास्त्र के बारे में है, थोड़ा सा आप जान लें उसको, कि समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्य उन मूल्यों, सांस्कृतिक मानकों तथा सामाजिक संरचना को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करते हैं और उनके ऊपर सामाजिक बंधन अध्यारोपित करते हैं। समाज शास्त्र को परिभाषित करते हुए विचारक इमाइल दुर्खीम महोदय ने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। तो ये जो है यहाँ पर जो ये डिफिनेशन दी हुई है, ये किसने दी हुई है? ये इमाइल दुर्खीम के द्वारा दिया हुआ है, जैसा कि हमारा यही क्वेश्चन ही है। और दुर्खीम के द्वारा सामाजिक तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर सोशल फैक्ट्स की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो अगर सोशल फैक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको किसने डिफाइन किया है, प्रश्न यहाँ से आता है, तब भी उत्तर क्या होगा? दुर्खीम होगा। और जो उसमें जो कौन कौन सी विशेषता है, तो वहां पर पहली विशेषता है बाह्यपन, दूसरी है आंतरिक, तीसरी है सार्वभौमिक और चौथी है वस्तुनिष्ठ। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है जो सोशल फैक्ट्स है, मतलब समाज में जब आप रहते हैं तो जो वो तथ्य हैं उसको इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया है या उनकी विशेषताओं को बताया है। तो ये किसके द्वारा विशेषताओं को बताया गया है? ये इमाइल दुर्खीम के द्वारा विशेषताओं को बताया गया है। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट से कौन सी संस्था जुड़ी हुई है? म्युनिसिपैलिटी, हुडको, सिडको या पीडब्ल्यूडी? तो घर बनवाने का जो प्रोजेक्ट है वो किससे जुड़ी हुई है? हुडको से जुड़ी हुई है। हुडको का अगर पूरा नाम देखा जाए तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, इसको आप नोट कर लें। क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कमीशन, ठीक है। कमीशन नहीं, कारपोरेशन, अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन। तो ये किसका है? हुडको का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला है, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए। कितना कपड़ा लेना चाहिए कुर्ता बनाते समय? लंबाई का 2 गुना प्लस बाह की लंबाई, लंबाई का 3 गुना प्लस गले की लंबाई, पूरी लंबाई प्लस कमर की गोलाई, लंबाई का 2 गुना, बाह की लंबाई का 3 गुना। हाँ, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कौन सा कपड़ा लेना चाहिए? लंबाई का 2 गुना कपड़ा लेना चाहिए और प्लस बाह की लंबाई काटने से पहले क्या करना चाहिए? पहले हम उसका मेजरमेंट कर लेंगे, फिर उसी हिसाब से हम कपड़ा लेंगे। उससे क्या ज्ञात हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। तो ऐसा करने से क्या ज्ञात हो जाता है कि कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के लिए कपड़ा लेना चाहिए, जितनी हमारी बाह की लंबाई है उसको मेजर कर लेंगे और लंबाई का 2 गुना, जहाँ तक की लेंथ है उसको हम डबल, क्योंकि कुर्ता आगे पीछे है, जैसे शलवार कुर्ता हम लोग पहनते हैं ना, तो कुर्ता क्या आगे पीछे, तो वो आगे पीछे की जो आगे की लंबाई है उसका 2 गुना आप लंबाई लेंगे, जितना हमें कुर्ता चाहिए होता है, प्लस स्लीव्स का अलग से लेते हैं। तो इससे क्या ज्ञात होता है कि कपड़ा कितना है तथा वह संबंधित वस्त्र के लिए कम तो नहीं है। जब हम किसी कपड़े को बनाना होता है तो हम देख के कहते हैं अच्छा इसमें हो जाएगा या इसमें नहीं होगा, तो इसी कुछ से हम जान पाएंगे कि अगर यहाँ स्पेसिफिक कुर्ते की बात हो रही है तो इसी से हम जान पाएंगे कि कुर्ता बनाने में हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट हो जाता है।
ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई कैलोरी है, मीटर है, डेसिबल है या ग्राम है? तो ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। कैलोरी तो ऊर्जा मापन की इकाई है, मीटर है दूरी की बात करें, ग्राम है वेट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेसिबल जो है वो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है। पर्यावरण प्रदूषण का एक अन्य रूप क्या है? ध्वनि प्रदूषण भी है। ध्वनि प्रदूषण से आशय है अनावश्यक तथा अधिक शोर। प्रत्येक प्रकार की ध्वनि को शोर की श्रेणी में रखा जाता है, भले ही यह शोर कल कारखानों का हो, रेलगाड़ियों का हो या अन्य वाहनों का हो, लाउड स्पीकर का हो तथा रसोई घर में बर्तनों का हो। ये सब क्या ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और अगर नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल हमें कहाँ से कहाँ तक का रेंज चाहिए, तो जो नॉर्मल रेंज है वो 75 से लेकर के 85 के बीच में होना चाहिए, डेसिबल होना चाहिए, जो कि हमारे सामान्य सुनने की, जो कि हमारे मतलब सुनेंगे हम और उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगला है नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र कौन से होते हैं? नए सूती व माड़ लगे होने चाहिए, पुराने सूती व कोमल होने चाहिए, कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो नवजात शिशु बच्चा जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए पुराने सूती व कोमल वस्त्र होने चाहिए। सूती व कोमल वस्त्र, जैसे अगर यहाँ पे माड़ लगे, नए और माड़ लगे दोनों लिखा है, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होता है, एक तरह की स्टिफनेस होती है। वो क्या होती है, बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा कोमल होती है, इसके लिए यह ठीक नहीं है। इसीलिए बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ही मुलायम होती है, इसके लिए पुराने कपड़े व कोमल कपड़े उपयुक्त होते हैं। यह कपड़ा बच्चे के शरीर से ढीला भी होना चाहिए, ठीक है। तो पुराने सूती व कोमल एवं ढीले ढाले वस्त्र होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है थकान दूर करने के उपाय हैं। थकान दूर करने के कमरे के तापमान मौसम के अनुरूप हो और आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य न करना। तो थकान दूर करने का उपाय इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फटीग है तो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा थकने के बाद हम क्या एक लंबा रेस्ट लेते हैं, जैसे आप बहुत दूर से सफ़र करके आते हैं उसके बाद क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो बहुत लंबे समय तक अगर आप कोई कार्य नहीं करते हैं तो जो हमारी पेशियां हैं उनमें क्या होता है, जो तनाव होता है वह क्या मतलब एकदम ठीक हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि जो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो लैक्टिक एसिड का जमाव होता है वह धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। जैसे रेखित या ऐच्छिक पेशियों में निरंतर कार्य करने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किण्वन के फलस्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से आंकुचन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे पेशियों में जिसे पेशीय थकावट कहते हैं। कुछ समय विश्राम कर लेने के पश्चात लैक्टिक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और पेशी सामान्य स्थिति में आ जाती है। तो इसका रीजन भी आप जान लें। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां, व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, जन संपर्क या उपरोक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां कौन कौन सी हैं? तो स्वास्थ्य शिक्षा, अगर हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है, व्यक्तिगत बिल्कुल, अगर हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं मतलब एक एक व्यक्ति से, तो उसको भी कुछ प्राइवेट बातें करनी है कुछ भी, तो स्वास्थ्य शिक्षा की हम कर सकते हैं। समूह संपर्क में भी हम बहुत सारी जानकारी समूह में लोगों को दे सकते हैं। जनसंपर्क के माध्यम से, जैसे टीकाकरण वगैरह जनसंपर्क के माध्यम से हो जाता है आपका। और समूह संपर्क में जैसे अगर हम किसी छोटी जगह पर गए हैं तो वहाँ समूह संपर्क करें। जहाँ पर हमें लगता है कि सारी सबके सामने बात कहने वाली नहीं है, वहाँ पर व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है। सामान्य रूप से जो देखने में हष्ट-पुष्ट दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति प्रायः किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता। इसके विपरीत व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग का शिकार होता है। इसलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कोई मोटा ताज़ा आदमी है तो हम सोचे क्या है कि बहुत ही स्वस्थ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस लोगों में जगानी होगी स्वास्थ्य के प्रति। अवेयरनेस, जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा आपको है देखने को मिलती है, जैसे थायराइड है और आपका ब्लड प्रेशर है और ये आपका डायबिटीज़ है, ये सब बहुत ज़्यादा देखने, तो ये सब लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं। तो ये अगर लोग अवेयर होंगे, शुरू से ही अवेयर होंगे, तो वो शुरू से ही प्रिकॉशन लेना शुरू कर देंगे।
नेक्स्ट है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यकृत, पैराथायराइड ग्लैंड। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी जो है यकृत, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, हैं? और यह सबसे बड़ी ग्रंथि होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि भी है। यह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यकृत का भार लगभग 1500 ग्राम या 1.5 kg होता है। और यकृत से पित्त रस का श्रावण होता है और पित्ताशय में क्या होता है? यहाँ वहां पर इकट्ठा होता है। बाइल जूस की बात मैं बता रही हूँ आपको। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? वेंगल राव के द्वारा, जीएस मेहता के द्वारा, एमएस रंधवा के द्वारा, बलवंत राय जी मेहता के द्वारा। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है यह किसके द्वारा दी गई है? बलवंत राय मेहता के द्वारा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर मिलान आपको करना है। सूची कोड का उपयोग करते हुए मिलाइए भी, और साथ ही साथ में नीचे में ये कोड दिया है, इसी को तो इसी को हमें देखना है कि इसमें कौन सा कोड सही है। अब हम यहाँ पर मिलाते हैं कि क्या क्या चीज़ें किसमें पाई जाती है। तो अनाज, दलहन, सब्जियां और फल, तेल। ठीक, यहाँ पर विटामिन है, मतलब ये आपके पोषक तत्व हैं, और ये खाद्य पदार्थ है। किसमें क्या पाया जा रहा है मेनली ये आपको पूछ रहा है। तो अनाज तो हम जानते ही है किसका सोर्स है, ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गए। दलहन की बात हम करें, जो आपकी, तो यह किसका सोर्स हो गई? यह आपकी प्रोटीन, दालें हमारी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। ठीक, और सब्जियां जो हैं, सब्जियां किसका? विटामिन से भरपूर होंगी, विटामिन और मिनरल से। और तेल किस में हो जाएगा? तेल किसका सोर्स है? या हमारे कैलोरी। ठीक है, तेल किसका? कैलोरी मतलब वसा। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि किसका किसमें है। तो अगर हम अनाज को लेते हैं कार्बोज से, तो पहला जो है ए का कौन सा हो जाता है हमारा? ए का हो जाता है 2। फिर उसके बाद बी का हमारा क्या होता है? दलहन, दलहन में प्रोटीन है, तो बी का हो जाता है 4। और फिर उसके बाद सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हमारे क्या है? मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, तो उसका हमारा हो जाता है 1, 2, 4, 1 हमें मिल गया। और हम तेल का जानते हैं क्या है? कैलोरी है, तो यहाँ पर 3। तो 2, 4, 1, 3 जिसमें होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। 2, 4, 1, 3। तो इस तरह से हम कूट से इसको इस तरह से मिलान कर लेंगे। कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? कौन सा ऐसा जो कारण है जो एड्स का कारण नहीं है? असुरक्षित यौन संबंध है, हाथ मिलाना, माता पिता का एचआईवी धनात्मक होना, एचआईवी धनात्मक रक्त आधान। ठीक है, तो यहाँ पर एड्स रोग का कारण नहीं है, तो किस कारण से? हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एड्स रोग का कारण क्या क्या है? असुरक्षित यौन संबंध है, माता पिता का एचआईवी पॉजिटिव होना, एचआईवी पॉजिटिव ब्लड अगर हमारी बॉडी में चढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, तो एड्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एक यौन संचालित रोग है जो कि असुरक्षित यौन संबंध, माता पिता के एचआईवी पीड़ित होने पर या एचआईवी युक्त रक्त के बॉडी में आने पर होता है। ठीक है, इसका वाहक एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस है, और ध्यातव्य है कि हाथ मिलाने से, गला लगाने के से, साथ रहने से एड्स नहीं होता है। अगला है, भारत वर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? तो भारत में न्यूनतम जो कानूनी उम्र है वह 18 वर्ष तथा लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की कितनी? 21 वर्ष। तो यहाँ पर दिया हुआ है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 16 वर्ष। तो भारत वर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी जो उम्र है वह 18 वर्ष है, और इसको अब बढ़ा करके, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया है। लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लड़कियों की 18 वर्ष या 21 वर्ष बॉयज़ की है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है। लेकिन अभी जल्दी में ही इसको चेंज करने की बात की जा रही है।
मनुष्य में क्रियाशीलता परिवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। क्रियाशील परिवेश, अगर जो भी हमारा एक्टिव एनवायरनमेंट है उसके अगर वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, कार्यशैलीकरण या व्यावसायिक स्वास्थ्य। तो यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाता है कि जो मानव के क्रियाशील परिवेश का वैज्ञानिक अध्ययन है उसको हम क्या कहते हैं? एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। और ये आपके जो होम मैनेजमेंट में जो आपका कार्य प्रबंधन है उसी से संबंधित है। एर्गोनॉमिक्स क्रियाशील जो एक्टिव एनवायरनमेंट है उसके बारे में, वर्क प्लेस की जो क्रियाशीलता है उसके अध्ययन की बात की जा रही है कि जो भी वर्कर्स हैं वो किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से रहें। तो वही किसके अंतर्गत आता है? एर्गोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू नमक का प्रयोग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नींबू नमक का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है चांदी में, तांबे की हरी लगी जंग में, फर्नीचर में या पत्थर में। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है कि नींबू और नमक का प्रयोग किस बर्तनों को साफ करने के लिए किया जाता है? तो तांबे की लगी हरी जंग में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे यहाँ पर यहाँ जैसे अगर पीतल की बात करें कि पीतल की अगर वस्तुएं हैं तो उसमें भी नींबू का प्रयोग करते हैं। जैसे खट्टी चीज का प्रयोग करते हैं, खटाई एवं नींबू का प्रयोग करते हैं। और तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी से भी यह साफ होती हैं। लेकिन यहाँ पे फर्नीचर में नींबू का प्रयोग नहीं होगा, चांदी में भी नींबू का प्रयोग नहीं होगा, पत्थर में भी नींबू का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट जाएगा। लकड़ी को तो हम जानते हैं कि लकड़ी की जो पॉलिश की हुई लकड़ी है उसमें उसको 1 चम्मच सिरका मिलाकर कपड़े से पोंछना चाहिए। तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी से साफ कर लेते हैं, पीतल की वस्तुओं को खटाई या नींबू से साफ करते हैं। तो और यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। सजावटी कार्य को कई पंक्तियों में चुन्नटें बनाकर परिधान वस्त्र में किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? सजावटी कार्य को, अगर कोई सजावटी कार्य है तो उसको करने के लिए जब इसका प्रयोग करते हैं, चुन्नटें बनाकर परिधान में प्रयोग किया गया, ठीक है, मतलब आपके ड्रेस को सुंदर बनाया गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? प्लीट्स कहा जाएगा, पफ कहा जाएगा, शिरिंग कहा जाएगा, रफूल कहा जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होता है, उसको प्लीट्स कहा जाता है। अगला है अक्षर ROY हमें किस रंग समूह की याद दिलाता है? ठीक है, गर्म, शीतल, तटस्थ या प्राथमिक। तो जो ROY है वो हमें किसका याद दिलाएगा? वो हमें याद दिलाता है गर्म वार्म कलर्स को याद दिलाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था रेड क्या है, कैसा कलर है? रेड आपका वार्म कलर है, उस दिन बताया था ना आपको, वार्म कलर है। और इसका अपोजिट ग्रीन जो है वह क्या है? शीतल वो ठंडा कलर है। तो इसको या इसका पूरक रंग ग्रीन हो जाएगा। और रेड से जो येलो तक है यह किसकी श्रेणी में आता है? ये आपके वार्म कलर की श्रेणी में आता है। ROY रेड, ऑरेंज और येलो यह गर्म रंग के अंतर्गत आता है। त्रयात्मक रंग योजना में किस प्रकार के रंग सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है? मतलब त्रिकोणीय जो रंग योजना होती है उसमें किस प्रकार के रंग का प्रयोग किया जाता है? तो सन्निकट रंग, पूरक रंग, विरोधी रंग या समदूरस्थ रंग। तो आपकी जो त्रयात्मक मतलब ट्राई कलर स्कीम जो होती है उसमें क्या विरोधी रंग का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए यहाँ पर रेड हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाता है येलो हो जाता है, और इधर हो जाता है हमारा रेड, येलो और ब्लू, ठीक है, ब्लू हो जाता है। तो अगर ये ट्राई कलर, फिर यहाँ से इसको इस तरह से ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? द्वितीयक रंग मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन से हमारे यहाँ पर, जैसे ऑरेंज हम इसको कर लेते हैं, इसको पर्पल कर लेते हैं और इसको ग्रीन कर लेते हैं, तो ये द्वितीयक। तो ये कैसा? ये विपरीत हो रहा है ना, तो ये विरोधी रंग हो जाता
है। ठीक है, तो इस तरह से भी बना करके ट्रायंगल आपको हमेशा याद होना चाहिए, कम से कम प्राइमरी और सेकेंडरी का तो बिल्कुल ही याद होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट हो जाता है कि जो ट्राई कलर स्कीम होती है उसमें एक दूसरे के विरोधी रंग के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो विरोधी रंग ही उसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये हमारे 2000 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो प्लीज़ आप इसको पढ़ें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। प्रश्न यहीं से आने हैं। ओके, बाय।